नमस्कार दोस्तों, हमारे एमपी एडीपीओ के जीएस वाले पोर्शन में यूनिट 5 के अंतर्गत जो हमारी साइबर सिक्योरिटी की क्लास चल रही थी, आज उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट हम करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो रह चुके थे, सारे टर्म्स मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिए गए थे, पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके क्वेश्चन आने के चांसेस है जो रह चुके थे, उनको आज हम कर लेते हैं। पहले देखते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? ये एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बस जैसे स्पाईवेयर है, वायरसेस है, रैनसमवेयर है, ये सारे मालवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, आप एक तरीके समझ लीजिए, जैसे वायरस भी एक दोषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार मालवेयर भी एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये अंग्रेजी नाम मेलेसियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट फॉर्म है मालवेयर। मेलेसियस से मेल लिया है और सॉफ्टवेयर से वेयर लिया है, ये मालवेयर कंप्लीट होता है। स्पाईवेयर, वायरसेस तथा रैनसमवेयर आदि सब मालवेयर के ही प्रकार हैं, याद रखिएगा। इसके बाद है ब्राउजर हाईजैक। ब्राउजर हाईजैक क्या होता है? वायरस द्वारा ब्राउजर सेटिंग को अपने हिसाब से बदलना। याद रखिएगा, आपके कंप्यूटर में वायरस पहुंच गया है और वो वायरस उस आपके ब्राउजर की सेटिंग अपने हिसाब से कर रहा है। आप सर्च कुछ और कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट कुछ और दे रहा है, तो आपके ब्राउजिंग की हैकिंग हो चुकी है। ठीक है, ब्राउजिंग हाईजैक हो चुका है यानी आपका। ठीक है, आपके ब्राउजर को वायरस ने हाईजैक कर लिया है, आप उससे कुछ और सर्च कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट किसी और चीज का दे रहा है। ठीक है, इसको हम ब्राउजर हाईजैक बोलते हैं। वायरसेस द्वारा ब्राउजर सेटिंग को अपने हिसाब से बदलना, याद रखिएगा। लॉजिक बॉम्ब, ये एक वायरस होता है जो सिस्टम के अंदर आने के बाद एक्टिवेट तब होता है जब ट्रिगर कंडीशन होती है। याद रखिएगा, लॉजिक बॉम्ब एक वायरस है। लॉजिक बॉम्ब कुल मिला के क्या है? एक वायरस है लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा वायरस है जो किसी ट्रिगर कंडीशन के होने पर एक्टिवेट होता है। ट्रिगर कंडीशन मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस तो है, पहले से है, पर वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। वो एक्टिवेट कब होगा? जब आप फेसबुक खोलोगे या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट खोलोगे, उस वायरस की कंडीशन ऐसी है। जैसे ही आपने फेसबुक खोला तो आपका वो वायरस एक्टिवेट हो गया। जैसे ही आपने अपना बैंक का अकाउंट खोला अपने कंप्यूटर में, तो वो वायरस एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ये होती है ट्रिगर कंडीशन, ट्रिगिंग कंडीशन। ऐसी कोई ट्रिगिंग कंडीशन होने पे अगर कोई वायरस एक्टिवेट होता है तो उस वायरस को क्या बोलते हैं? लॉजिक बॉम्ब। जैसे टाइम बम होता है, ठीक है, एक समय बाद एक्टिवेट होता है, ऐसे लॉजिक बॉम्ब होता है, किसी कंडीशन पर ही एक्टिवेट होता है। वायरस आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पर वो एक्टिवेट नहीं है। वो एक्टिवेट कब होगा? जब आप उसको ट्रिगर करने वाली कोई ऐप खोले। इसके बाद होता है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है। ठीक है, कई बार आप मोबाइल चलाते होंगे या कंप्यूटर चलाते होंगे, आपके सामने बार बार पॉपअप ऐड आते होंगे, ऐड आता होगा बीच में, एकदम से आप चलाते रहते होंगे मोबाइल, एकदम से ऐड आता होगा। ठीक है, कई ब्राउजर हैं जिनको चलाने में सबसे ज्यादा इसकी समस्या आती है, बहुत सारे ऐड आते हैं, कई बार तो बड़े बुरे ऐड आते हैं जिससे आप देखते भी नहीं है, बट वो वायरसेस के कारण वो उस टाइप के ऐड आते हैं, तो वो क्या होता है? एडवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो किसी उपयोगकर्ता के ऑनलाइन होने पर पॉपअप यानी बीच से उठते हैं, एकदम से आते हैं आपके सामने, पॉपअप विज्ञापन सामग्री प्रदर्शित करता है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा, आपके मोबाइल चलते और एकदम से आपके बीच में एक ऐड आ जाता है। आप मोबाइल में कोई चीज देख रहे रहते हैं, एकदम से आपके सामने एक ऐड आ जाता है, तो उसे पॉपअप ऐड बोलते हैं। ये एडवेयर की सहायता से किया जाता है। स्पैम, स्पैम पे क्वेश्चन पूछा गया। स्पैम क्या होता है? अवांछित बल्क ईमेल या मैसेजेस। आपके मोबाइल में अवांछित यानी जिसको आप नहीं चाहते हैं, जिसकी आपकी वांछना नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास आए, ऐसे बल्क में यानी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसको क्या बोला जाएगा? उसको स्पैम बोला जाएगा। याद रखिएगा, आप जिसको चाहते नहीं है, ऐसे बल्क में मैसेज आपके सामने आए, ईमेल आपके सामने आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्पैम बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? उसे हम स्पैम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये कुछ टर्म बच गए थे, बाकी ज्यादातर साइबर अपराध के टर्म हमने कर चुके हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पूफिंग, साइबर बुलिंग, फ्लेम, डीओएस, डीडीओएस, पायरेसी, बग, सलामी अटैक, ईमेल बमबारी, फिशिंग, ये आदि जितने भी साइबर क्राइम हैं हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर क्राइम्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं कि कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं, उससे सीधे क्वेश्चन आता है पीएससी में। अब हम साइबर सुरक्षा को देखते हैं। साइबर क्राइम से बचने के क्या तरीके हैं? तो उसके लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला है फायरवॉल।
पहला है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या होता है? ये एक डिवाइस या सिस्टम होता है जो अनाधिकृत व्यक्तियों तथा खतरनाक तत्वों से नेटवर्क को एक्सेस करने से बचाता है। याद रखिएगा, डिवाइस या सिस्टम होता है जो अनाधिकृत व्यक्तियों या खतरनाक तत्वों से नेटवर्क को बचाता है। ठीक है, यानी जिसको एक्सेस नहीं देना आपके अकाउंट में, या फिर कोई खतरनाक वायरस उसको समझ में आ रहा है उसको एक्सेस नहीं देना, तो उससे बचाता क्या है? फायरवॉल बचाता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। इनकमिंग डाटा की जांच यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए करता है। याद रखिएगा, फायरवॉल जांच कैसे करता है? आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड पूछ के। याद रखिएगा, फायरवॉल कैसे सुरक्षा करता है आपके कंप्यूटर की? आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछ के। अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड सही डालते हैं तो आप नेटवर्क में घुस सकते हैं, अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड गलत डालते हैं तो आप नेटवर्क में नहीं घुस पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व इसे बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, फायरवॉल को कंप्यूटर का सेफ्टी वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, दूसरा है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरसों के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब आदि को नष्ट करता है। याद रखिएगा, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, वैसे वायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, पर एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ये क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है। ठीक है, जब आप शुरुआत में इसको अपने कंप्यूटर या सिस्टम में डालते हैं तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्कैन करता है। अगर कोई वायरस पाया जाता है तो ये उसको नष्ट कर देता है, और भविष्य में अगर कोई वायरस आता है और आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस डला हुआ है तो जैसे ही वो वायरस आएगा ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, और जो नया वायरस आया है उसको भी ढूंढ के ये नष्ट कर देगा। तो ये काम करता है एंटीवायरस। ठीक है, समझ में आया है? क्रोजर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि वायरसों को ढूंढ के नष्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। क्रोजर। क्रोजर एक सॉफ्टवेयर है जिसको एक बार कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देने पर यह बच्चों के कार्यक्रम को फिल्टर कर देता है। ठीक है, क्रोजर, याद रखिएगा, क्रोजर क्या करता है? बच्चों के कार्यक्रमों को फिल्टर करता है। मतलब आपके घर में अगर बच्चे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो सिस्टम में कुछ ऐसा ना देखे जिनसे उसके दिमाग पे गलत असर पड़े, या फिर उनको अभी नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ उनको ना देखें, उसको उससे बचाने के लिए आपको सिस्टम कंप्यूटर पे क्रोजर अपलोड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चाइल्ड प्राइवेसी। आप सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको बोलते हैं चाइल्ड प्राइवेसी या क्रोजर। ठीक है, क्रोजर अगर अपन ने अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर दिया है, कंप्यूटर में अगर अपन ने क्रोजर डाल दिया है, तो हम बच्चों को फिल्टर आइटम दे सकते हैं, यानी हम बच्चों से बचा सकते हैं चीजें। बच्चों के सामने क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए ये अब हमारे हाथ में रहेगा। ठीक है, क्रोजर की सहायता से। याद रखिएगा, ये बच्चों के कार्यक्रम को फिल्टर कर देता है। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपत्तिजनक है या खतरनाक है बच्चों के दिमाग के लिए, तो ये उसको शो ही नहीं होने देगा। नॉर्मली यूट्यूब पे भी ये सिस्टम है, यूट्यूब पे आप देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें चाइल्ड फिल्टर लगा सकते हैं तो फिर वो बच्चों को कंटेंट ही नहीं दिखाएगा जो एज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। याद रखिएगा। अगला है हैंडशेक। हैंडशेक कुछ नहीं है, नॉर्मली सूचनाओं की वह श्रृंखला है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त होती है। ये कंप्यूटर के नेटवर्क को सुरक्षित सूचनाओं के गमन को सुनिश्चित करती है। ठीक है, दो कंप्यूटर आपस में इस तरीके से दिए जाते हैं कि इस कंप्यूटर का सूचना इस कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर की सूचना इस कंप्यूटर में जाती है। ठीक है, ये एक सुरक्षित चैनल प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको हैंडशेक बोलते हैं। ठीक है, दो कंप्यूटर को बिल्कुल सुरक्षित नेटवर्क आपस में प्रोवाइड कराता है कि इस कंप्यूटर से ना इस कंप्यूटर में सिर्फ नेटवर्क यानी आपका कोई मटेरियल जा पाएगा। ठीक है, दोनों कंप्यूटर आपस में सुरक्षित रहेंगे। अगर आप बाहर से कोई चीज लाके इस कंप्यूटर को देते हैं तो हो सकता है इसके साथ वायरस आ सकता है, हो सकता है इसके साथ कोई और फंक्शन आ जाए। पर अगर हैंडशेक से जुड़े हैं दोनों कंप्यूटर आपस में तो इनसे ना वायरस जाने का खतरा है ना किसी और चीज का। इसको हैंडशेक बोलते हैं, जो दो कंप्यूटर को आपस में एक सुरक्षित चैनल प्रोवाइड कराता है। प्रॉक्सी सर्वर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? यह एक ऐसा सर्वर होता है जो कंप्यूटर से जुड़ने के अनुरोध की जांच करता है तथा जांच में सही पाए जाने के बाद ही उसे मुख्य सर्वर में भेजता है। प्रॉक्सी यानी नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट के हिसाब से समझे, प्रॉक्सी लगाते थे कॉलेजों में, स्कूलों में, मतलब आप नहीं आए हो और आपकी जगह कोई और बोल देता था। इसी टाइप से होता है एक छद्म सर्वर, यानी एक सर्वर ऐसा होता है छद्म यानी मतलब वो सर्वर पहले जांच करेगा
अगर कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर में एंट्री करना चाहता है या एंटर होना चाहता है तो व्यक्ति उस पहले प्रॉक्सी सर्वर उसकी जांच करेगा, और अगर उसकी जांच में वो सही पाया जाता है तभी उसको मेन कंप्यूटर, याद रखिएगा मुख्य कंप्यूटर है जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट और सारी जानकारियां हैं, वहां पर उसको एक्सेस देगा। याद रखिएगा प्रॉक्सी सर्वर मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का काम करता है। यह है मुख्य सर्वर, ठीक है, यह है उपयोगकर्ता, ये होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इसके बीच में फिल्टर देता है, मतलब उपयोगकर्ता जैसे ही कंप्यूटर खोलेगा उससे प्रॉक्सी सर्वर दिखेगा। प्रॉक्सी सर्वर उस व्यक्ति को एक्सेस तभी देगा जब उसको पूरा यकीन हो जाएगा कि यही व्यक्ति है सही व्यक्ति, ठीक है। इसके लिए वो पासवर्ड का उपयोग कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। क्लाउड, क्लाउड क्या होता है? एक तकनीक जो हमें दुनिया में कहीं भी हमें अपनी फाइलों या सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है, ठीक है। नॉर्मली गूगल क्लाउड, ठीक है, गूगल में आप अपनी फोटो सेव कर लेते हैं, गूगल में आप अपने कॉन्टेक्ट सेव कर लेते हैं, ये गूगल क्लाउड है, ठीक है। गूगल क्लाउड बहुत अच्छी टेक्निक है। क्लाउड टेक्निक क्या होती है? क्लाउड टेक्निक ऐसे होती है कि आपने उसमें कोई चीज़ सेव कर ली है, अब आपका पूरा मोबाइल फॉर्मेट भी हो जाए तो भी आपको उसका बैकअप मिल जाएगा क्लाउड की सहायता से, ठीक है। एक तकनीक है जो हमें दुनिया में कहीं भी हमें अपनी फाइलों और सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है, ठीक है। आपके पास आपका मोबाइल है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी ईमेल से क्लाउड को खोल ले तो आपको अपने फोटो, अपने कॉन्टैक्ट मिल सकते हैं। अगला है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है जिससे अनऑथोराइज्ड यूजर इसको न पढ़ सके। इंस्क्रिप्शन दिया भाई, आप एक तरीके से इंस्क्रिप्शन को वैसे अलग होता है पर आप इंस्क्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन जैसे समझ सकते हैं। मतलब इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, अगर जैसे मैं पेड कोचिंग चलाता, अगर मैं अपनी कोचिंग को पेड चलाता तो मैं इंस्क्रिप्शन देता उन लोगों को जो मुझे फीस पेड कर रहे हैं, फिर मेरे अकाउंट को सिर्फ वही लोग खोल पाते जो मेरी फीस पेड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन इंस्क्रिप्शन। यह वे प्रोसेस है जिससे एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है जिससे अनऑथोराइज्ड, जिसको ऑथोराइज्ड नहीं होता, जो इसको अथॉरिटी नहीं देता, वो उसका यूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड व्यक्ति अगर आपके सिस्टम का यूज कर पाएगा उसके लिए होता है इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद है अगला कैप्चा। कैप्चा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। याद रखिएगा, कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। याद रखिएगा, ये होता है कैप्चा का फुल फॉर्म। बहुत महत्वपूर्ण, कैप्चा का फुल फॉर्म यही होता है, याद रखिएगा। क्या होता है कैप्चा? नॉर्मली आप कभी कुछ शॉपिंग करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं तो जैसे ही आपने शॉपिंग के लिए आगे बढ़े फिर आपके सामने एक आता है ऑप्शन, ये ऐसा सी दिया है, ये ऐसे ए दे दिया, ये ऐसे 7 ऐसे दे दिया, ठीक है, 6 ऐसे दे दिया, इस टाइप से बना हुआ आता है। इसको एक इंसान ही पढ़ सकता है। आपने देखा होगा ना, ऊंचे नीचे डिजिट बने आते हैं, उसको जैसे इंसान ही पढ़ सकता है, उसको कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। तो रोबोट और इंसान में अंतर पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आप फिर उसको पढ़ते हैं, उसको अपने कंप्यूटर में डालते हैं और एक्सेस करते हैं, ठीक है। वो होता है कैप्चा। समझ गए होंगे? जो आड़े टेढ़े शब्द आते हैं, नॉर्मली देखा होगा कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आड़े टेढ़े शब्दों की जगह आजकल क्वेश्चन भी दे रहा है कि 6+7 5+2 ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी दे रहा है, ये भी होता है कैप्चा। याद रखिएगा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। रिकैप्चा, रिकैप्चा गूगल के द्वारा विकसित किया गया सन 2007 में। याद रखिएगा, रिकैप्चा किसका है? रिकैप्चा गूगल का है, जिसको 2007 में इसने विकसित किया था। ये कैप्चा ही है बट गूगल के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। भारत में साइबर सुरक्षा, भारत में साइबर सुरक्षा, कुछ हम चीजें देख लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 जून 2000 को मिली थी। प्रवृत्त हुआ था भारत भर में 17 अक्टूबर सन 2000 में। इसको हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 को हमें हमारे एक्ट वाले पोर्शन में व्यवस्थित रूप से, विस्तृत रूप से पढ़ना है, तो हम इसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सन 2013 में आई है। याद रखिएगा कब आई है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति सन 2013 में आई है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस साइबर सुरक्षा नीति की। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, नेशनल
क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC का गठन की बात की गई थी। याद रखिएगा, एक ऐसे सेंटर की बात की जा रही थी जहां पर जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, यानी जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है भारत की, उनको एक साथ इकट्ठा रखा जा सके, वो बहुत सुरक्षित, जैसे आपका आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सरकार के पास है, उसको नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के अंतर्गत सुरक्षित रखा जाएगा। साइबर अपराधों के लिए दंड 2 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सिफारिश करी थी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अंतर्गत। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट को नोडल एजेंसी बनाने की बात कर रही थी साइबर अपराधों के लिए। ठीक है, सर्ट को हम आगे देखते हैं। सर्ट क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, सर्ट इन बहुत महत्वपूर्ण है। सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सर्ट इन। ये 2004 में स्थापित किया गया एक संस्थान है। 2004 में IT एक्ट 2000 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। संजय बहल इसके प्रमुख है। याद रखिएगा, कौन इसका प्रमुख है? संजय बहल। कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कार्य करती है भारत में। याद रखिएगा, सर्ट किसके लिए काम करती है? कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन आ सकता है, सर्ट संस्थान किसके लिए कार्य करती है? तो सर्ट संस्थान कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कार्य करती है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICCC या I4C, ठीक है, ICCC या I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ICCC या I4C। याद रखिएगा, I4C। ठीक है, ICCC भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। फुल फॉर्म होता है इसका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक I है, 4 बार C है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जनवरी 2020 में इसकी स्थापना करी गई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। याद रखिएगा, भारतीय साइबर अपराध के समन्वय के लिए केंद्र है ये। ठीक है, 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001। अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल रूप से साइबर क्राइम के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ है, तो याद रखिएगा कौन सा कन्वेंशन हुआ है? यह है बुडापेस्ट कन्वेंशन। याद रखिएगा कौन सा कन्वेंशन हुआ है? तो यह है बुडापेस्ट कन्वेंशन। ठीक है, कब हुआ था? 2001 में हुआ था। भारत इसका